नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप देख चुके हैं कि आज हुकूमत पंजाब में भी अपना बजट जो है उसको पेश किया गया और वफाकी बजट ही की तरह पंजाब के बजट के अंदर भी हमें एक ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रेटजी नज़र आती है। जॉब्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फेडरल बजट ही की तरह जो तनकीद सामने आ रही है वो ये है कि वफाकी हुकूमत जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो इस वक्त ठीक है ग्रोथ स्ट्रेटजी की बात कर रही है, स्पेंडिंग की बात कर रही है, पब्लिक सेक्टर पीएसडी फंड है उसकी स्पेंडिंग की बात कर रही है, डेवलपमेंट फंड्स की और एहसास प्रोग्राम की बात कर रही है, कर्ज़ों की बात कर रही है। लेकिन दर हकीकत उसने जो टाइट मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी थी, जो फिस्कल डिसिप्लिन था, जो एक इकनॉमिक डिसिप्लिन था जिसमें तकलीफ बहुत थी आवाम को और हुकूमत को मसलसल तनकीद का निशाना करना पड़ा था, उससे अब हुकूमत हटते नज़र आ रही है। इस हवाले से जो एनालिसिस आया है कि हुकूमत इससे हटती नज़र आ रही है बिकॉज हुकूमत को एहसास है कि उसका जो फिस्कल डिसिप्लिन था वो आवाम को पसंद नहीं था, आवाम खुश नहीं थे, लानतान हो रही थी, अगला इलेक्शन अब 2 बरस दूर है। तो हुकूमत ने अपने फिस्कल डिसिप्लिन को लूज़ कर दिया है, इस हद तक लूज़ कर दिया है कि हुकूमत ज़हनी तौर पर तैयार है कि वो IMF के प्रोग्राम से अगर उसको निकलना पड़ा तो वो IMF के प्रोग्राम से निकल सकती है। और बाज़ ज़राए बता रहे हैं कि जुलाई का जो IMF का रिव्यू था पाकिस्तान का वो ऑलरेडी जो है वो सस्पेंड हो गया है, वो डिले हो गया है। दूसरी तरफ अपोजिशन जो है, अगर हुकूमत ये करना चाह रही है तो जाहिर है कि अपोजिशन मसलसल ये कह रही है कि हुकूमत ने इस बजट में आवाम को कोई रिलीफ जो है वो नहीं दी, मज़ीद टैक्सेस लगाए हैं। और यही चीज़ हमने एक कैमरा भेज के इस्लामाबाद के बाज़ारों में दुकानदारों से और ग्राहकों से और ताजरों से बात करने की कोशिश की। तो जो अपोजिशन कह रही है अभी तक कम से कम आवाम यही मानते हैं, यही समझते हैं। हुकूमत जो उनको मैसेज देना चाह रही है, जो नया नैरेटिव शेप करना चाह रही है, वो अभी तक आवाम तक कम से कम नहीं पहुंचा है। तो वो जो टुकड़ा और झलकियां हैं आवाम के रद्द-ए-अमल की, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब से ये हुकूमत आई है हम खुल के बात कर रहे हैं कि आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। अब गरीब तो आवाम पिस चुकी है। बजट तब सही बनता अगर खजाने में कुछ होता। ना तो चीज़ें सस्ती हुई हैं, ना ही कोई फ़ायदा हुआ है। ये बजट ऐसा ही बजट था जैसे हर साल गुजर जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल फ्रूट में कोई फ़र्क पड़ा हो किसी चीज़ में, सिर्फ नंबर गेम्स हैं। वेरी मच सेटिस्फाइड, गवर्नमेंट इज़ डूइंग वेरी वेल। कि ये महंगाई जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रही है, तो इसलिए जो है ना बजट भी जो है ना कोई इतना लोग इतने खुश नहीं है इस बजट। तो दरमियाना सा बजट है, मतलब ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा भी नहीं है और इस तरह से बुरा भी नहीं है। बजट ये गरीब लोगों के लिए नहीं है, तो ये गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। अवाम दोस्त तो नहीं है। अवाम दोस्त तो तब होता है जब अवाम के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए ये बजट बनाया जाता है। ये 10% इन्होंने हमारे साथ मुलाजमीन के साथ बहुत बड़ा जो है वो एक मजाक किया है हमारे साथ। गरीबों को कोई रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि गरीबों को रिलीफ तब मिलता अगर हम महंगाई पे थोड़ा काबू लाए। हर चीज़ में महंगाई है, न स्कूल की फीसों में, गाड़ी में, सब जगह पे जैसे देखो महंगाई है। अब इस बजट से तो हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये जो बजट पेश किया गया है मेरे ख्याल में इसमें कोई आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है और ये आवाम के लिए मज़ीद मुश्किलात का सामना होगा। कोई खातिर ख्वाह उन्होंने आवाम को रिलीफ नहीं दिया और रिलीफ देने में अभी तक वो नाकाम रहे हैं। सो नाज़रीन, जैसा कि मैंने अपने इब्तदाइये में कहा कि हुकूमत ने यकीनी तौर पे कोशिश की है कि वो आवाम को रिलैक्सेशन दें। हुकूमत ने अपने फिस्कल डिसिप्लिन को, मॉनेटरी डिसिप्लिन को पस पुष्ट कर दिया है। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम को भी ख़तरे में डाल दिया है और हुकूमत एक ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रेटजी की तरफ जाना चाहती है ताकि जॉब्स क्रिएट हों। लेकिन हुकूमत अगर ये नया नैरेटिव शेप करना चाहती है तो इकोनॉमिस्ट तो शायद इसको देख सकते हैं, पढ़े लिखे कॉलमिस्ट तो शायद इसको देख सकते हैं, जैसे फहद हुसैन साहब ने इसका तज्जिया किया है अपने कॉलम में पॉलिटिक्स ऑफ द बजट में। लेकिन आम आदमी जो है वो इसको नहीं देख पा रहा और यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कि अब हुकूमत क्या करेगी और अपोजिशन की हिकमत अमली सवाल से क्या है। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर सकते हैं स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जनाब फ़ारूक हबीब साहब मेरे साथ हैं, और मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करनी है शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, लीडर हैं PMLN की और मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी की कॉमर्स एंड टेक्सटाइल में नेशनल असेंबली में, मेरे साथ स्टूडियो में हैं। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे इकोनॉमिक कमेंटेटर जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब एक वीडियो लिंक के ज़रिए, और मुज़म्मल असलम साहब जो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल इकोनॉमिक कमेंटेटर हैं वो भी मेरे साथ हैं एक फ़ोन लाइन के ज़रिए। तेज़ डिस्कशन होगी, 4 मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं, तेज़ी से आगाज़ करते हैं। फ़ारूक हबीब साहब, जो बेसिक पॉइंट हमने सामने रखा वो ये कि आपकी हुकूमत ने तो अपनी कमर पीछे मोड़ के, कहते हैं स्पाइन टर्न करके कोशिश कर दिया आवाम को खुश करने की, लेकिन आवाम को जो हमने कैमरा भेज के सड़कों पर पूछा है वो ये समझ रहे हैं कि उनको कोई रिलीफ नहीं मिली, जबकि जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि आपने IMF के प्रोग्राम को भी ख़तरे में डाल दिया है और आपने जो फिस्कल डिसिप्लिन और मॉनेटरी डिसिप्लिन था उसे अब आपने ख़तरे में डाल दिया है। नहीं, देखिए बात ये है कि पहले तो आप ये देखें हमें मुल्क मिला के हालात में था ना, हमारे पास चैलेंजेस क्या थे। क्विकली अगर उसके ऊपर देखें तो $9 अरब के रिजर्व थे, मुल्क बैंक डिफॉल्ट के ऊपर खड़ा था, करंट अकाउंट डेफिसिट $19.2 बिलियन पे खड़ा था, एक्सपोर्ट्स नीचे आ रही थी, एग्रीकल्चर क्रॉप जो आपकी थी ग्रोथ वो नेगेटिव के ऊपर थी,
तरसीलात ज़र नहीं आपके बढ़ रहे थे, कोई मुल्क जो है वो आपको पैसा देने को तैयार नहीं था। इस हालत के ऊपर हमने मुल्क संभाला। पहले हमने मुल्क को स्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाना था, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को ठीक किया, हमने मुल्क को जो है बैंक डिफॉल्ट, लेकिन अब आपने खर्चा शुरू कर दिया। सुन ले वो बचाया। अब हम उस मोड के अंदर आए हैं कि हमने कोविड-19 जिसने हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो -7.7 पे खड़ा है, यूके नेगेटिव को माइनस के ऊपर ग्रोथ पोस्ट कर रहा है। हम जो है वो इंशाल्लाह ये जैसे ही साल क्लोज होगा, अभी आपके पास लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के भी नंबर आ गए हैं 13% के ऊपर, ओवरऑल 10 माह के अंदर वो सामने आया है, तो आपका देखेंगे कि आपका जो हमारा 4% से भी ग्रोथ जो है वो क्रॉस कर जाएगी। आपको उम्मीद है कि डायरेक्ट ग्रोथ हो जाएगी कि आप पब्लिक सेक्टर में स्पेंडिंग कर पाएंगे? आप सुन लेना, मैं आपको बता रहा हूं अब इस पे आवाम के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट आएगा वो भी सुन लें, क्योंकि आप सड़कों के ऊपर जब कैमरा लेके गए तो आप जाएं आज मिस्त्री के पास, मजदूर के पास, मेसन के पास जाएं, जो पहले ले रहा था 1,000 रुपया दिहाड़ी ले रहा था, आज उसकी दिहाड़ी 2,000 रुपये है। जो आम हेल्पर मजदूर है अगर वो 700 ले रहा था तो 20,000 रुपये मिनिमम रखा है। सुन लेना, दिहाड़ी एक दिन की बोल रहा हूँ मैं, तो वो दुगनी जो काम जानता है ना, स्किल्ड है ना, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कितना काम हो रहा है, लोगों को स्किल्ड लेबर नहीं मिल रही। जो हेल्पर है उसकी 700 से तनख्वाह 1,500 रुपये हो चुकी है। क्या उसको बढ़ा दिया? पावर सुन लेना, जो पावर लूम्स हैं, पावर लूम्स के अंदर फैसलाबाद के अंदर 10 से 15% जो इजाफा हुआ, क्योंकि वहां पर पावर लूम्स की मजदूरों की शॉर्टेज थी, इतनी नई मशीनरी लग रही थी। जो हमने जितना आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, पैदावार में इजाफा होता जा रहा है, उतनी ही आपको लेबर की जरूरत है, नौकरियां जनरेट हो रही हैं। सिर्फ आपको एक मिसाल दूंगा कि आप ये देखें कि जो तरसीलात ज़र हैं उसके अंदर $27 बिलियन आए 11 माह के अंदर। अगर आप उसको 155 से मल्टीप्लाई कर दें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में $4500 अरब रुपया तरसीलात ज़र से आया है, और वो $500 यानी कि सालाना भेजने वाले 90% लोग शामिल हैं, जो लोगों की जेब में गया है, लोग स्पेंडिंग कर रहे हैं। आपकी जो पर कैपिटा इनकम 1,86,000 से 2,46,000 के ऊपर हो चुकी है। हाँ। जो इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ने कम किया, उससे 450 अरब की सेविंग हुई। तो हमने लोगों की इनकम के अंदर भी इजाफा किया है। जहां तक रह गई महंगाई का इशू, वो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन की आप रिपोर्ट पढ़ें, सिर्फ खुर्दनी तेल जो हम सारा बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसकी कीमतों के अंदर 124% इजाफा हुआ है। ये लोग इस बजट में जो हमने रिलीफ दिए हैं, हाँ, और जो ग्रोथ को नहीं मानता वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कर रहा है। माहिर इक्तिसादियात से समझते हैं कि हुकूमत फिस्कल डिसिप्लिन को वायलेट करके अवाम को खुश करना चाहती है। आप मसलसल मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं पाकिस्तान की, ये कह के कि इनको और रिलीफ देनी चाहिए थी। ये क्या रिलीफ और देते, कैसे देते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुईद। सबसे पहले तो मैं अब एक बात कहूँगी कि आज जो कुछ असेंबली में हुआ है वो भी आपको होना चाहिए इल्म उसका, हाँ, और आवाम को भी होना चाहिए था। आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने खुल के आवाम को कंपैरेटिव एक रिपोर्ट देनी थी और बताना था कि ये जो चूरन बेच रहे थे और बेचना चाह रहे हैं वो अब नहीं, हकीकत फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ देना था। और आप देख लें कि आज क्या हुआ। मुईद, आज इन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को एक मिली भगत, स्पीकर की मिली भगत के साथ उनकी स्पीच नहीं होने दी। अच्छा। जो 20 मिनट की ब्रेक स्पीकर ने मांगी थी वो 2 घंटे पे चली और 2 घंटे के बाद एडजर्न हो गया हाउस। आप मुझे ये बताएं कि जो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जी ऑपोजिशन ने हमारे साथ जो परसों जब बजट आया जो किया, आप अपनी आर्काइव्स में से, तो आप भी शामिल थी जी, वो और खामोश। वाज आई सेइंग एनीथिंग, वाज आई डूइंग एनीथिंग? बद इखलाकी और बदतमीजी खत्म है इस पार्टी पे। जिस तरह की बदतमीजी इनकी आई एम सॉरी टू से लेडी एमएनएज ने की और मुंह के आगे आके, और जो इनके आदमी हमसे, लेकिन एक बात आप अपनी आर्काइव्स में से निकालें कि क्या ऑपोजिशन ने उतनी प्रोटेस्ट की जो ये अपने मार्जिन में करते रहे। इन्होंने फाड़ के ये फाइनेंस मिनिस्टर के मुंह पे कागज फेंकते थे, स्पीकर का डाइस के ऊपर चढ़ के ये करते थे। आज जो कुछ हुआ तो इन्होंने डर के, जरा मुश्किल होता है। मैं साथ-साथ इसमें इकोनॉमिस्ट को भी ला सकूं। मुजम्मिल असलम साहब, हुकूमत जो चूरन बेचना चाह रही है, मुझे एक ग्रोथ का और एक तनख्वाहों को बढ़ाने का, रिलैक्सेशन का, उसमें फिस्कल डिसिप्लिन को भी वायलेट कर रही है, चूरन बिकता नजर नहीं आ रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप बैठे हुए, यू आर सिटिंग इन इस्लामाबाद, और जो इस्लामाबाद है उसके डायनेमिक्स जो है पूरे पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है। वो एक सर्विस ओरिएंटेड सिटी है जहाँ पे जो है ना मैन्युफैक्चरिंग बेस है ना एग्रीकल्चर बेस है, और खास तौर पे कंस्ट्रक्शन भी वो वाला बूम नहीं है जो कराची और पंजाब साइड पे है। तो ये अगर कैमरा आपने जो शुरू में वीडियो दिखाई
मैं एग्री करता हूँ कि देयर आर मेनी पीपल इन दी इकोनॉमी जो इस वक्त सफर कर रहे हैं, खासतौर पे सर्विस इंडस्ट्री के, जिनके रेस्टोरेंट्स हैं, जिनका सर्विस हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड बिजनेस है। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग बात बताऊं कि इस साल पाकिस्तान की जो रूरल इकोनॉमी है वो जितनी स्ट्रेंथन हुई है वो जो है रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी को पुश देगी। और रूरल इकोनॉमी की स्ट्रेंथन होने की जो सबसे बड़ी वजह ये है कि जो बेस प्राइस थी जितनी भी क्रॉप्स की, सब्जियों की, इवन जो अब वो मुर्गी के अंडे और चिकन वगैरह का भी, फार्मिंग का भी जो काम करते थे, उन्होंने भी दे हैव मेड लॉट ऑफ मनी। अब उनकी वजह से हम देख रहे हैं इकोनॉमी में जो है ना देयर इज अ डिमांड। वो जो है गाड़ियां खरीद रहे हैं, बाइक्स खरीद रहे हैं, सीमेंट खरीद रहे हैं, सरिया खरीद रहे हैं, और वो जो है सर्विसेज भी डिमांड कर रहे हैं। रहा सवाल कि ये गवर्नमेंट ने जो है जो चूरन बेचा है वो कितना सक्सेसफुल है, ये बजट के अगले दिन कभी भी नहीं पता लग सकता। वी नीड टू गिव देम अ टाइम कि ये बजट का जो स्पिल ओवर है वो आते आते भी 3 से 6 महीने नजर आएंगे लोगों को। ठीक है, जरा इसमें ठीक, मैं बात आपकी क्लियर होगी। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, हुकूमत एक पॉपुलिस्ट फाइनेंशियल पॉलिसी लेकर आ गई है जिसके जरिए फिस्कल डिसिप्लिन को वायलेट कर रही है, आवाम को खुश करना चाह रही है। जो पिछले 2.5 बरस का फिस्कल डिसिप्लिन था उसको इस हद तक अब हुकूमत पसे पुश रखना चाहती है कि खतरा यह है कि शायद हुकूमत को IMF के प्रोग्राम से ही निकलना पड़ जाए। क्या हुकूमत कामयाब हो जाएगी इस टर्न अराउंड में? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा नुक्ता उठाया आपने फिस्कल वायलेशन वाला। उससे पहले अगर मैं अर्ज कर दूं, इप्सॉस एक फ्रेंच कंपनी है जो पाकिस्तान में पब्लिक सर्विस करती है, उसका जो मोस्ट रीसेंट सर्वे सामने आया है वो कहते हैं कि 94% जो पाकिस्तानी हैं उनको GDP का नहीं पता कि वो क्या होता है। 91% जो पाकिस्तानी हैं उनको करंट अकाउंट का नहीं पता कि वो क्या होता है। पर कैपिटा इनकम 98% पाकिस्तानियों को नहीं पता कि वो क्या होता है। रिजर्व्स के बारे में 97% लोग कहते हैं कि उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं, उनको नहीं पता वो क्या कहते हैं। जो आप चूरन बेचने, लेकिन डॉक्टर साहब इसके जो असरात होते हैं डॉक्टर फारूक सलीम साहब, इन तमाम चीजों के, GDP के, करंट अकाउंट के, इन सब चीजों के असरात तो एक आम आदमी तक पहुंचते हैं ना, उनको पता हो ना हो इसकी डेफिनेशन क्या है? अब हम आम आदमी और उसके असरात पे आ गए। देखिए आम आदमी की मईशत जो है वो बड़ी ही सिंपल मईशत है, वो इतनी पेचीदा मईशत नहीं होती, क्योंकि 80% पाकिस्तानी जो है वो 80% अपनी आमदन जो है वो खुराक के ऊपर खर्च कर देते हैं, क्योंकि 1100-1200 पर कैपिटा इनकम का ये मुल्क है, हम गरीब मुल्क हैं। अब वो देखते हैं कि मेरे घर में 4 बच्चे हैं, बीवी है, और 115 से 120 किलोग्राम पर ईयर एक पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत जो है वो आटे की खपत होती है। वो कहते हैं कि 3 साल पहले जो आटे की कीमत 35 रुपए किलो थी, आज वो 70-75 रुपए किलो है। लेकिन उसका जवाब जो हुकूमती नुमाइंदे ये देते हैं कि आप देखिए हमारी कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो बूम कर रहा है। फिर सवाल उठता है कि 3 साल पहले जो चीनी की कीमत 55 रुपए थी, अब वो 100 से तजावुज कर गई है, तो कैसे पूरा करें? तो उसका जवाब ये मिलता है कि आप देखिए टेक्सटाइल सेक्टर की बड़ी एक्सपोर्ट हो रही है, हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है। महसूस ऐसे होता है कि सेंसस के मुताबिक जो 3 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी खानदान पाकिस्तान में रहते हैं वो सवाल कुछ उठाते हैं, और हमारे हुक्मरान और उनके नुमाइंदे जो हैं वो शायद मरीख में रहते हैं और वहां से जवाब कुछ और मिलता है। जो आप असरात की बात कर रहे थे, सवाल है आटे का, सवाल है चीनी का, सवाल है बिजली के बिल का। सवाल ये नहीं है कि वो 1% पाकिस्तान की जो आबादी है, जो कॉरपोरेट सेक्टर है, वो सीमेंट में बूम कर रही है, शुगर मिल मालकान बेशुमार पैसे बना रहे हैं, और गाड़ियां बेशुमार बिक रही हैं। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें शहरी और अर्बन का भी, अर्बन रूरल का भी कुछ फर्क नजर आता है। जैसे मुजम्मिल असलम ने कहा कि जो हुकूमत ने जो पॉलिसीज इख्तियार की हैं उसका फायदा देही और रूरल पॉपुलेशन को हो रहा है, देहात में हो रहा है, शहरों में नहीं हो रहा है। शहरों में उनको आटा खरीदना पड़ता है, देहात में वो आटा खरीदते नहीं है, वगैरह वगैरह। इस पर क्या रद्द अमल है आप? पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का जो अदाद शुमार है, अगर उसमें आप जाएं तो आपको हैरानगी होगी कि जो खुराक की इन्फ्लेशन का रेट है, जो खुराक की महंगाई का रेट है, वो 2-3-4% तक भी रूरल एरियाज में, दही इलाकों में ज्यादा है हमारे शहरी इलाकों के मुकाबले में। तो ये कह देना कि जो रूरल एरियाज हैं उनका बड़ा फायदा हो रहा है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ये चीज मानने को तैयार नहीं। वो खुद से कह रहा है कि खुराक की महंगाई जो है वो रूरल एरियाज में बिल्कुल। जरा इस पे मिनिस्टर साहब को जवाब देने दीजिए।
मिनिस्टर साहब को इस पे जवाब देने दीजिए। मुज़म्मिल असलम साहब ये पॉइंट नोट करें ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स का। जी मिनिस्टर साहब, ये रिस्पॉन्स टू दैट। देखिए, ये बड़ी एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। मुझे हमेशा जो है वो एतराज़ रहता है इस चीज़ के ऊपर कि यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस। अब जो टेक्सटाइल सेक्टर है या एक्सपोर्ट सेक्टर है वो एक अलग चीज़ है, वहाँ भी ग्रोथ हो रही है, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ अलग से ग्रोथ हो रही है। आपके इल्म में होना चाहिए कि हमारी 42% जो लेबर है वो आपकी टेक्सटाइल सेक्टर के साथ मुंसलिक है। अच्छा। जो आपकी एक्सपोर्ट सेक्टर के साथ, वैल्यू एडिशन के साथ, आपकी लोकल सेक्टर के साथ मुंसलिक है। आपकी एक 50% से जायद आपकी जो लेबर है वो देहात के साथ मुंसलिक है। यहाँ इस्लामाबाद के इर्द गिर्द कहाँ इस्लामाबाद में कहाँ खेती बाड़ी हो रही है? आप निकल जाएं, चकवाल चले जाएं, जेलम चले जाएं, फैसलाबाद चले जाएं, सरगोदा चले जाएं, या आप सिंध के अंदर निकल जाएं, आपको वहां पर जो मज़ारा नजर आएगा जो वहां पर मेहनत कर रहा है। अगर काश्तकार की जेब में पैसा जा रहा है, डॉक्टर साहब ने ना आधी बात बताई है। इन्होंने बताया जी आटे की कीमत महंगी हो गई। भाई गंदम की स्पोर्ट प्राइस कितनी है? 1800 रुपए पंजाब के अंदर, 2000 रुपए सिंध के अंदर, 500 अरब रुपया अजाफी तो किसान की जेब में गया। पहले कितनी थी? पहले किसी जगह 1200 थी, किसी जगह 1100 थी। इनके दौर के अंदर मेरे पास वो भी रेट्स पड़े, वो भी आपको बता देता हूं। दूसरी बात यह है कि चीनी जो गन्ना जो है इस बार कितना इजाफी पैदा हुआ? 22%। उसके अलावा आप ये देखें कि गन्ने का जो रेट है किसान को वो 300 रुपए मान शुगर मिल ने लिया है। इनके दौर में, पीएमएलएन के दौर में 180 रेट होता था, 120 रुपए भी नहीं मिलता था। लोगों को साल लोगों को एहतजाज करने पड़ते थे। यहां घर से जाके गन्ना उठाया है। आप चेक तो करें, डॉक्टर साहब तो बैठे हैं इस्लामाबाद के अंदर, इनको क्या पता झंग में गन्ना क्या रेट बिका है, रहीम यार खान के अंदर क्या गन्ने का क्या रेट बिका है। दूसरी बात, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। नून लीग के दौर में तो रियल एस्टेट का, कंस्ट्रक्शन का कारोबार ठप हो गया था। इसके साथ 120 अलाइड इंडस्ट्रीज चल रही हैं। आज ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन का सेक्टर बूम के अंदर जा रहा है, बल्कि उसके साथ मुंसलिक अलाइड इंडस्ट्रीज जा रही हैं। ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। आप बैठ के लोगों को एजुकेट करने की बजाय लोगों की आंखों में मट्टी ना डालें। आप ये बताएं कि 13% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इजाफा हुआ। उसमें टेक्सटाइल्स भी है, उसमें केमिकल भी है, उसमें पेट्रोलियम भी है, उसके अंदर जो है वो आपके स्टील भी है, उसके अंदर आपके बड़े ऑटोमोबाइल सेक्टर है। अच्छा, आप गाड़ी देखें ना, आप साबित कैसे होता है? मैं आपको सिर्फ एक 30 सेकंड में मैं आपको बात बताना चाहता हूं। देखें, 30 सेकंड में बात बताना चाहता हूं कि साबित कैसे होता है। साबित ये होता है कि अगर आपका सीमेंट की सेल बढ़ रही है, अगर आपकी गाड़ियों की सेल बढ़ रही है, ट्रैक्टरों की सेल बढ़ रही है, मोटरसाइकिलों की सेल बढ़ रही है, जो बढ़ रही है इसका मतलब लोगों की जेब में पैसा आया तो वो खर्च कर रहे हैं। अगर डॉक्टर साहब की जेब में पैसा नहीं आया, डॉक्टर साहब को हुकूमत ने इकोनॉमी की नौकरी से निकाल दिया, ये नाराज है, वो पर्सनल अटैक ना करें। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन वेलकम। अभी तो शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में बैठी हैं, लेकिन 2 दिन पहले जब नेशनल असम्बली के अंदर पार्लियामेंट में बजट पे अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रही थी, तो आप फुटेज से देख सकते हैं कि सबसे आगे उसमें शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा थी। और पीटीआई जो है उस वक्त बहुत ही गम गुस्से का मुजाहरा किया। पीटीआई ने हमला कर दिया ऑलमोस्ट पीएमएलएन की ख़वातीन के ऊपर। और ये जो सारी एक डिबेट थी नेशनल असम्बली की, जो अमल और रद्द अमल और एक्शन रिएक्शन था, इसके ऊपर पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब ने क्या इसके ऊपर उन्होंने अपना तफक्कुर फरमाया, वो सुन लेते हैं। अभी से ही आपने देखा होगा उनका ये बयानिया आ रहा है कि अगले इलेक्शन में धांधली होगी। ये वो लोग बातें करते हैं जिनको पता होता है कि हमारा फेट क्या है, हम कमज़ोर हैं, हमारा अगले इलेक्शन में यही करेंगे कि बैनर लेके कोने के ऊपर खड़े होंगे, हुकूमत नामंजूर, इलेक्शन नामंजूर। ये अगले 7 साल मुझे लग रहा है कि ये एहसन इकबाल, साद रफ़ीक, शहबाज शरीफ साहब, मरियम औरंगज़ेब, इन सब का यही मुस्तकबिल है। ये मेरा ख्याल है इनको एक ही काम अगला करना चाहिए, इनको ख़ताती सीख लेनी चाहिए ताकि उसका ख़र्चा भी बचा सकें। खुद ही असम्बली के बाहर बैठा करें कलम दवात लेके और लिखा करें कि हुकूमत नामंजूर, इलेक्शन नामंजूर। यानी अगर अपोजिशन को उम्मीद थी कि 2 साल में पीटीआई से जान छुट जाएगी, लेकिन पीटीआई ने शुनीद सुनाई है कि अपोजिशन को मजीद 7 साल इंतजार करना पड़ेगा। पोस्टर जो है कैरी करने पड़ेंगे। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब 7 साल की जलावतनी है आपको पावर कॉरिडोर। बात सुने, ये तो जिस तरह का बजट है ना, अजम्पशंस पे ये पूरा बजट इनका बना हुआ है, उसी तरह की ये इनको देखें। ख्वाब देखने से तो कोई किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन जो इनकी हरकत हैं, जो इनके काम हैं, वो तो इनको 7 महीने नहीं चलने देगी। ये 7 साल की बातें कर रहे हैं। ये जो पॉपुलिस्ट बजट लाए, देखिए मेरी बात सुने, बजट इकोनॉमी होती क्या है? मेरे नज़दीक स्टेटिस्टिक्स एंड फिगर्स इज नॉट इकोनॉमी। इकोनॉमी है सर्विसेज। आप लोगों को उस बजट में क्या दे रहे हैं? अब मेरी बात सुने, ये वही पीटीआई है ना जो बात करती थी डायरेक्ट टैक्सेस
की बात करती थी, इनडायरेक्ट की नहीं करती थी। आज आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्सेस से कौन अफेक्टेड होता है? गरीब आदमी। तो तमाम चीज़ों पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हैं, हर चीज़ पे, और जो डायरेक्ट जिस पर लगना था से पैसा वो नहीं। इकट्ठा करना आसान होता है, इसीलिए ना, तो चाहे उससे गरीब मर जाए जो पहले ही मरा हुआ है, से पैसा इकट्ठा करना मुश्किल बहुत है। देखें तो मुश्किल काम तो ये करने के आदी थे, ये इतना क्लेम करते हैं कि हम तो बड़े बड़े मुश्किल काम करते हैं, तो कर लेते हैं कि ये भी काम। और दूसरा, मेरी आप बात सुने, जो ये पेट्रोल की लेवी है PDL, जो इन्होंने अभी कहा है कि आगे ये लगने जा रही है, अगर वो लग गई, जो 20 से 25 शौकत तरीन साहब ने कहा है, ठीक है मोईद, मुझे आप बताएं कि उसके बाद जो तूफान महंगाई बेरोजगार अभी आया हुआ है, आपका ख्याल है ये थम जाएगा? ये बहुत इंतहा तक जाएगा। उसके बाद जो ये इसी चीज को आगे, रिकॉर्ड फूड इन्फ्लेशन है, आपने 10% तनख्वाहें बढ़ा दी, लेकिन फूड इन्फ्लेशन आपकी, मैं कहता हूं एक एक पॉइंट को, मुज़म्मिल असद साहब, ये जो पेट्रोलियम लेवी की बात हो गई है, ये जो पेट्रोलियम लेवी की बात हो गई है, मुझे बहुत से लोग फोन करके भी कह रहे हैं ये क्या है पेट्रोलियम लेवी, ये लग जानी है? कहा है, उन्होंने कहा है जी। अच्छा जी, मुझे अगर मौका दें तो प्लीज मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। पेट्रोलियम लेवी जो है ना, इसादार साहब जो है उन्होंने कानून पास कराया था कि 1 लीटर में 30 रुपए तक ले सकते हैं, और ये पूरी लेते रहते हैं। इस वक्त जो करंट गवर्नमेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस हाई है, तो ये 4 से 5 रुपए पर लीटर इस वक्त ले रहे हैं, और इन्होंने जो है तकरीबन जनवरी से जो है पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई नहीं है, और इंटरनेशनल मार्केट में $35 से $100 और $70 हो गई है पिछले 4-5 महीने में। अच्छा, दूसरी बात, मोहित भाई मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे एट द मोमेंट। देखिए, ये जो हमारे मुल्क में जो कहा जाता है ना कि अर्बन इन्फ्लेशन, रूरल इन्फ्लेशन, मैं इस वक्त स्कर्दू में हूँ एज आई स्पीक टू यू, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लोगों से मिला आज, मैंने लोगों से पूछा कि महंगाई वगैरह आपका क्या ख्याल है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल महंगाई है, लेकिन उन्होंने साथ ये बोला कि सिर्फ हम बाजार से, वी ऑल ईट नेचुरल थिंग्स, सिर्फ हम बाजार से 2 चीजें खरीदते हैं, चाय की पत्ती और चीनी। और मैंने कहा गंदम, कहते हैं हमारी अपनी होती है, हम अपना पूरा साल स्टोर करते हैं। मैंने कहा आलू, कहते हैं ये हमारा लगा होता है। तो ये जो मैंने जनरलाइज कर देते हैं ना हम चीजों को महंगाई का, वो बड़ा एक गलत चीज है। अभी 2-3 दिन पहले मुझे जरताज गुल मिल गई थी इस्लामाबाद में। अच्छा, उन्होंने बताया कि DI खान में 20 किलो आटा जो है 80 रुपए का यूटिलिटी स्टोर देता है और हर एक को मिलता है। तो देर आर सो मेनी थिंग। अगर आप इस्लामाबाद F7 में कहीं से जाके लेंगे तो आपको 70 का ही मिलेगा, 75 का ही मिलेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, पेट्रोलियम लेवी पे थोड़ा सा कंफ्यूजन लोग कर रहे हैं और इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसमें तो गवर्नमेंट को जो है थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए कि वो 30 रुपए तक ले सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ 4 से 5 रुपए ले रहे हैं। लेकिन फिर बढ़ाएंगे आगे? नहीं, वजीर खजाना ने ये कहा है कि आने वाले दिनों में अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस तो शुरू हो गई, तो हम जो है उसकी प्राइसेस को कम नहीं करेंगे और अपना लेवी रिकवर करेंगे वहां अपना। और सिर्फ आपको एक और बात बता दूं, 5 महीने में गवर्नमेंट ने 20 अरब रुपए जो है पेट्रोलियम लेवी अपना सेक्रीफाइस किया। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर फारूक सलीम साहब, ये दोबारा फिर वही बात हुई है कि जो ज़राई इलाके हैं, जो एग्रीकल्चर बाहर हैं, लोग शहरों से बाहर हैं, उनके लिए इतने शदीद प्रॉब्लम नहीं है जितने शहरी पब्लिक के लिए, जिसको सब चीजें जाके रिटेल स्टोर से लेनी पड़ती हैं। डॉक्टर साहब, पहली बात तो यह है कि मैं 25 साल से एक हफ्तावार कॉलम लिख रहा हूँ एक बड़े अखबार के लिए, और मेरी कोशिश होती है कि हकायक सामने रखूं और दलाइल सामने रखूं। ये जो गाली गलोच का कल्चर है जो हुकूमती पार्टी बदकिस्मती से हमारे कल्चर में ले आई है, गाली गलोच का कल्चर, मार पिटाई का कल्चर, ना तो मैं कभी चाहता हूँ कि इसका हिस्सा बनूं, और ना ही मुस्तकबिल में मेरी चाहत है कि मैं गाली गलोच का जो कल्चर है उसका हिस्सा बनूं। मैं ज़ातियात पे नहीं जाऊँगा। सवाल ये है कि एक, और जिसका सर्वे का मैंने पहले जिक्र किया था, उसने अवाम से, पाकिस्तानी अवाम से ये पूछा कि क्या मुल्क की सिमत दुरुस्त जा रही है या गलत जा रही है। उसका जो नतीजा निकला है 77%, 77% पाकिस्तानियों ने ये कहा कि मुल्क की जो सिमत है वो समझते हैं कि वो गलत जा रही है, और 23% पाकिस्तानियों ने कहा कि वो समझते हैं कि मुल्क की सिमत जो है वो दुरुस्त जा रही है। यानी कि अंदाजन 17 करोड़ पाकिस्तानियों का इस वक्त ये ख्याल है कि मुल्क की सिमत जो है वो डॉक्टर साहब, आपको डॉक्टर साहब क्या लगता है, ये जो हुकूमत ने निस्बतन एक लूज बजट लाया है, निस्बतन एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट लाया है, निस्बतन एक आवाम को खुश करने की बजट की है, जिसमें फिस्कल डिसिप्लिन भी है, जैसे हम पेट्रोलियम लेवी के खतरे की बात सोच रहे हैं, तो यह सब चीजें इंडिकेट करती हैं, चीजें जुड़ी हुई हैं 2+2।
कि हुकूमत को ख्याल है कि ग्रोथ इतनी हो जाएगी कि हम टैरिफ और टैक्सेस के बगैर इतना पैसा रेज कर लेंगे कि सब चीजें कर सकेंगे, जैसे पब्लिक सेक्टर फंडिंग वाला है। आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत किसी सही डायरेक्शन में जा रही है या गलत डायरेक्शन में जा रही है? देखिए, हम सबकी दुआ है कि ग्रोथ रेट जो है जितना अभी आया है उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा मुस्तकबिल में आए। मैं आपको पिछले 3 साल के हकाइक आपके सामने रख सकता हूँ। देखिए, तकरीबन 1000 और कुछ दिन हो गए हैं पीटीआई की हुकूमत को। 50% टाइम जो उनका मैंडेटेड है वो खत्म हो गया है। 1000 दिन पहले जो सर्वे सामने आ रहे थे उसमें तकरीबन 30% पाकिस्तान की आबादी जो है वो शराय गुर्बत से नीचे रह रही थी। आज जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें तकरीबन 40 से 41% आबादी जो है वो शराय गुर्बत से गिर गई है। 1000 दिन पहले तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी शराय गुर्बत से नीचे थे, आज तकरीबन 9 करोड़ पाकिस्तानी शराय गुर्बत से नीचे हैं। ये है असल पैमाना। जितनी भी हुकूमती पॉलिसी सामने आ रही हैं, टेक्सटाइल में ग्रोथ हो रही है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, उसका पैमाना जो है वो यही रहेगा, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में। रियासत का जो अव्वलीन मकसद होता है वो होता है अपने शहरियों को गुर्बत की शरह से बाहर निकालना। यहाँ पे वो वाली सिमत नहीं है। मेरी दुआ है कि बाकी जो 2 साल रह गए हैं हमारी सिमत दुरुस्त हो जाए। लेकिन पिछले 1000 दिनों में 20,000 पाकिस्तानी रोजाना के शराय गुर्बत से गिर रहे हैं। हुकूमत का जवाब ले लें। लेट्स नॉट हैव एनीथिंग पर्सनल। इसका क्या जवाब है कि लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे गिर रहे हैं और अब तकरीबन 9 करोड़ नहीं, लोग देखिए हैं। बात यह है कि मेरा तो किसी से कोई पर्सनल मामला नहीं है। मैं तो हकाइक बयान करता हूँ और मैं ना कभी पर्सनल गया हूँ ना कभी गाली गलोच का कोई मामला है। देखिए, बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि जब हम सर्वेज की बात करते हैं तो हम सर्वेज में सेगमेंट्स की भी तो बात करें ना, जो सेगमेंट्स मुंसलिक हैं। आप देखें, आपने जाके फार्मर से सर्वे किया है, आपने जाके टेक्सटाइल वाले से किया है, कंस्ट्रक्शन वाले से किया है, आपने जाकर तनख्वाहदार से किया है, किससे सर्वे किया है? हवा में तो तीर चलाना, सुन लेना, देखें हवा में तीर चलाना आसान है। अब मैं आपको बात बताता हूँ, मुझे आप ये बताएं, JP मॉर्गन दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है। वो कह रहा है कि पाकिस्तान की 4.7% के साथ वो ये भी बता रहा है कि आपकी इकोनॉमी की GDP 329 बिलियन डॉलर के ऊपर जो है वो नेक्स्ट ईयर होगी, जो इंशाल्लाह JP मॉर्गन के अंदाजे से भी और ज्यादा होगी इंशाल्लाह। वो कैसे? ये पाकिस्तान की हाईएस्ट होगी। नहीं तो इसको क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे 2% होगी, आज 4% से ऊपर जा रही है ना। फिर JP मॉर्गन मुझे ये बताएं कि क्या JP मॉर्गन इन सर्वेस पे बात करेगा या ऑथेंटिक डेटा के ऊपर बात करेगा? जो फोर्ब्स मैगजीन है वो कह रहा है कि आपकी इकोनॉमी ठीक हो गई। ग्रीन यूरो बॉन्ड पाकिस्तान आ रहे हैं, हम 500 मिलियन के फ्लोट करते हैं। मुझे याद है सब डॉक्टर साहब ऐसी बातें किया करते थे, आप लोग नहीं मानते थे। प्लीज सुन ले डॉक्टर साहब, डोंट इंटरप्ट मी, मुझे आप कंप्लीट कर लेने दे। इशू क्या है कि ग्रीन यूरो बॉन्ड पाकिस्तान आ रहे हैं, हम 500 के फ्लोट करते हैं, वो 3 बिलियन के लेके पीछे पीछे फिर रहे हैं। अब मसला सुन लें, जो बुनियादी चीज है, जो ये बात कर रहे थे गुर्बत से लोगों को निकालने के लिए, पहली बार 60 लाख खानदानों को, जो तकरीबन 2.5 करोड़ लोग बनेंगे, उनको गुर्बत से निकालने का कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम बनाया गया है। माइक्रो फाइनेंस हर खानदान को 5 लाख रुपया कारोबार शुरू करने के लिए लोग बिला सूद कर्जा देंगे, 20 लाख रुपया उसको अपनी छत बनाने के लिए बिला सूद कर्जा देंगे, एक उनका बच्चा जो है वो फनी तालीम के लिए उसको ट्रेंड करेंगे। और आप एहसास प्रोग्राम, दुनिया का वो प्रोग्राम है, वर्ल्ड बैंक ने 3320 प्रोग्रामों का जायजा लिया, उसमें एहसास जो है वो आपका 4थे नंबर के ऊपर आया है। उसकी आपने 34% हमने पैसा बढ़ाया, 260 अरब कर दिया। PMLN के दौर के अंदर कितना बिशप को 138 अरब दे रहे थे, पीपल्स पार्टी 70 अरब दे रही थी। ये वो आपका वनरेबल तबका है जो नीचे है, उसको आप ह्यूमन इंडेक्स में भी उसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं। एहसास प्रोग्राम के तहत सिर्फ एहसास कफालत नहीं चल रही, अब पैसा जो है, पहले ये 40 लाख लोगों को दे रहे थे, उसमें भी 8.5 लाख जाली थे, क्योंकि करप्शन तो तुरा इम्तियाज है ना, ऐसे लोग तो होते हैं बीच में, उनको निकाला, वो अब 1 करोड़ पे पहुंच गए हैं। 1 करोड़ लोगों को आप ऊपर उठा रहे हैं, वनरेबल्स को जो है वो पैसा फराहम कर रहे हैं, उसकी जेब में पैसा जा रहा है, उनको नौकरियां दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में नौकरियां, 80,000 नौकरियां तो सिर्फ आपकी क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ने पैदा की है। नाज़रीन, अंग्रेजी में कहते हैं गालिबन के टेस्ट ऑफ पुटिंग लाइज इन ईटिंग। मेरी रिक्वेस्ट ये है तमाम उन सुनने वालों से, उसमें जो मतवस्त तबके के लोग हैं, निचले दर्जे के मतवस्त तबके के नौजवान हैं,
जिनको ये कर्जे चाहिए 5-5 लाख के, 40 लाख के, 50 लाख के, उन्हें अप्लाई करना चाहिए ताकि हुकूमत जो क्लेम्स कर रही है कि हमने ये पैसा रख दिया है, ये पैसा आपके लिए है ताकि कारोबार कर सकें, जब आप इस पैसे को हासिल करने की कोशिश करेंगे उसके रास्ते में जो दुश्वारियां होंगी वो दुश्वारियां हमें बताएं, प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल को बताएं, मीडिया को बताएं, ताकि अगर वाकई हुकूमत की ये नीयत है तो हम फिर उस प्रोसेस को ज्यादा शफाफ बना सकें, बेहतर बना सकें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं इस हवाले से आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वक्फे से पहले मैंने इसी हवाले से एक भाषण दिया था। वो भाषण ये था कि हुकूमत दावे तो बहुत करती है कि वो 5 लाख का कर्जा, 20 लाख का कर्जा आसान किस्तों पे या बगैर किसी कोलैटरल के दे रही है। कितने लोग इससे मुफीद हो रहे हैं, यहीं से बात का आगाज़ करते हैं। आपको शक है कि ये नहीं हो रहा? जी मुझे बिल्कुल है, क्योंकि मुझसे 2 लोगों ने आके ये कंप्लेंट की कि जी हमने अप्लाई किया है, उसका क्या तरीका था, हमसे सारा कुछ ले भी लिया गया लेकिन हमें नहीं मिले। तो मुझे इनका ज़र्फ पीटीआई का जानते हुए मैंने उनको कहा कि मैं तुम्हारे साथ ना जा सकती हूँ ना तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि अगर ये पता लग गया कि मैं हूँ पीछे तो वो शायद तुम्हें मिलता हुआ भी ना मिले। तो उनको तो अभी तक तो आपको शक है कि ये स्कीम मुझे, क्योंकि देखें देख में से 2 दाने ही निकाल के बंदा टेस्ट करता है ना, देख में क्या हालात हैं। तो मुझे तो मेरे जो लोग हैं उनको तो नहीं मिल सका। अगर फरूक मुझे कोई बता दे तो गरीब लोग हैं उनका भला हो जाए। क्योंकि मैं एक बात आपको मोहित कहना चाहती हूँ, 1 मिनट, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि रिकॉर्ड महंगाई है, ये जो मर्जी कह लें, जब तक आम गरीब आदमी तक इनकी ट्रिकलिंग डाउन नहीं होगी, हमें ऐसी इकोनॉमी क्या ऐसे बजट नहीं चाहिए। देखें 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए, जोक नहीं है, और 2 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन जो अभी रिसेंट हुए, और एक जो ये बच्चे जो बड़ी बातें करते थे पहली स्पीच में प्राइम मिनिस्टर जो इनके हैं न्याजी साहब, उन्होंने स्टंटेड ग्रोथ की बात की थी। ठीक है, तो आपको पता है डेयरी प्रोडक्ट्स पे, इस पॉइंट का जवाब ले लें, डेयरी प्रोडक्ट्स पे जो आम गरीब अमीर सबका बच्चा दूध पीता है उस पे भी इन्होंने देखिए लोग सुन रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लोगों को हम एजुकेट करें। लोग, एक मेरी बात, पूरे पाकिस्तान में लोग सुन रहे हैं, हम लोगों को आप दावे कर रहे हैं 5 लाख 20 लाख। दूर क्यों जाते हैं आप? अपने कैमरों के पीछे जो लोग खड़े हैं इनसे पूछें कि ये 2 वक्त की रोटी मेज पे ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। मैं पहले कर्जे की बात कर लूं, बड़ी अच्छी बात है, मैं जरा एजुकेट कर दूं। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूं, हमने ब्रेक पे उसी पे बात की, लेकिन किसको मिले? जी मैं आपको बताता हूं, सुन लें। देखिए बुनियादी तौर के ऊपर मामला क्या है, जो इसकी प्रोसेस है वो प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है। कमर्शियल बैंक्स हैं, इसके अंदर लोग ऑनलाइन पोर्टल है, खुद जाके अप्लाई करते हैं घरों के लिए, बैंक उनकी प्रोसेसिंग करता है। अभी तक तकरीबन जो है वो 70 से 80 अरब रुपए के दरमियान दरख्वास्तें मसूल हुई हैं कम लागत वाले घरों के लिए, और उसमें से 25 अरब रुपए के केसेस बैंक्स जो हैं वो अप्रूव कर चुके हैं। 25 अरब रुपए, उसमें ना मेरा कोई रोल है। कितने अरसे सुन लेना, ना मेरा, ये इसी साल के अंदर अंदर हुआ है। अच्छा। इसी साल के, क्योंकि पहले तो फोरक्लोजर लॉज ही नहीं थे पाकिस्तान के अंदर, मॉर्गेज मार्केट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अब हम क्या कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन होगा? मॉर्गेज मार्केट तो आप बात नहीं फॉलो कर रहे। डॉक्टर साहब मैं बात कर रहा हूं हाउसिंग की। पूरी दुनिया के अंदर घरों का, पूरी दुनिया के अंदर मॉर्गेज मार्केट्स क्रिएट होती हैं, कंपनीज होती हैं जो घरों के लिए लोन देती हैं, वो मॉर्गेज मार्केट की मैं आपसे बात कर रहा हूं। 5 लाख 20 हजार नहीं, इसके लिए ये तो ये बात नहीं अगर इतने ये दे, एक मिनट आपा मुझे बात कर लेने देना, एजुकेट कर लेना। हमारे ज़माने में शो के बाद हम डिबेट कर लेंगे। जाके अपनी तख्ती लगा दी। सुन तो लेना, सोशल सिक्योरिटी किसी के लिए काम भला हो जाएगा, किसी का। सुन ले, इशू ये है बुनियादी तौर के ऊपर जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये तो हो गया घरों के लिए। अब आप आ जाए कामयाब जवान स्कीम के तहत 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का भी आप विदाउट कोलेटरल यानी किसी गारंटी के बगैर, आपको अपनी घर प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखनी, 10 अरब रुपए के कर्जे जो है वो डिस्पर्स हो चुके हैं। उसको मजीद फास्ट ट्रैक करने के लिए यही मैं पूछ रहा हूं, हो चुके हैं। अच्छा। अब इसको मजीद फास्ट ट्रैक करने के लिए अब हमने क्या पैटर्न चेंज किया है, अब हम लेकर आ रहे हैं माइक्रो फाइनेंस के इदारे, जिस तरह खूबत है, बाकी इदारे हैं, इनको बैंक्स होलसेल में पैसा फराहम करेंगे। इनके ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स बने हुए हैं, नीचे आम आदमी के साथ बने पहले भी बजट पंजाब को, वो पहले भी बजट पंजाब बजट था ना। अच्छा चले, नहीं जाता था, और वो डिस्पर्स सुन तो लेना, हुकूमत अच्छा काम करती है, आपा सुन लें, हुकूमत अच्छा काम करती है, वो अच्छा काम करती है, हमने उनको साथ शामिल किया, वो और अच्छा करें। हमारे साथ भी शामिल थे, वो उनके साथ भी थे, ये क्या हमने उसका स्पैन हुकूमत देखें ना, हुकूमत बनाने में आपका किरदार है ना मेरा किरदार है, वो डॉक्टर अमजद साकिब का। सुन लें, जैसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को हम पैसा फराहम कर रहे हैं, हम उसका स्पैन बढ़ा रहे हैं, उसका नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, ताकि रीच बढ़ा रहे हैं, ताकि लोगों तक मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो हम लोगों तक पहुंचा सकें। सिर्फ आपको हेल्थ कार्ड का बताना चाहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो शनाख्ती कार्ड है वो आपका हेल्थ कार्ड बन चुका। इस साल 1 साल के अंदर 10 अरब रुपए का लोगों ने
इलाज करवाकर बेनिफिट लिया है खैबर पख्तूनख्वा के लेकिन अंदर। डॉक्टर आज पंजाब ने अपने बजट में पैसे दे रहे हैं सर एक मिनट, वो एक अलग 3,000 रुपए, डॉक्टर साहब वो एक अलग टॉपिक वो एक अलग टॉपिक है, फिर उस पर ऐसा शो कर ले। डॉक्टर लेकिन पैसा तो मिल रहा है ना। इशू सुन ले, आज पंजाब ने 60 अरब रुपया बजट के अंदर रखा है। पंजाब 12 करोड़ आबादी को, यही पूछना पंजाब की 12 करोड़ आबादी को सब खानदानों को हेल्थ कार्ड मिल रहा है। इससे अच्छी हुकूमत और क्या हो सकती है? यहाँ अपने घर नहीं बनाए जा रहे, यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की जा रही, यहाँ का वजीर आजम लोगों को घर बना के दे रहा है। अपना घर लंदन में तो नहीं बना रहा, तो लोग गालियां क्यों दे रहे हैं अगर आप इतना कुछ कर रहे हैं? डॉक्टर फरूख बड़े पागल हैं लोग। डॉक्टर फरूख से यकीनी तौर पर अगर हुकूमत ये कर्जे दे रही है, देना चाहती है, लोग ले रहे हैं, तो उससे मईशत को और लोगों को फायदा होगा। लेकिन आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि क्या एक आम आदमी ये 5 लाख 20 लाख का बगैर कोलेटरल के कर्जा हासिल कर पा रहा है? बिल्कुल मेहनत कर रही है, इसमें शक नहीं। 260 अरब रुपया जो एहसास प्रोग्राम के लिए मुख्तस किया गया है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं किया गया था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई बात, जो मालियाती इदारे हैं दुनिया के, वो 1 मिलियन 2 मिलियन 10 मिलियन डॉलर जब किसी प्रोग्राम पे देते हैं तो वो उसकी इम्पैक्ट स्टडी कहलाती है कि उसका असर क्या हो रहा है। अगर उसका असर नहीं हो रहा तो फिर हुकूमत को गौर करना होगा कि ये स्कीम नहीं चल रही। जो अल्टीमेट पैमाना है असर का, वो हमारा पॉवर्टी रेट है, वो हमारा शराय गुर्बत है। खुदा करे कि ये जो 260 अरब रुपया आपके और मेरे टैक्स पेयर से निकलेगा, एहसास प्रोग्राम में जाएगा, कामयाब नौजवान ये 5 लाख रुपया, इसका सूद तो कोई भरेगा, उसका फायदा हो और ये शराय गुर्बत जो है इसको हुकूमत नीचे लाने में कामयाब हो जाए। अभी जो 3 साल की तारीख है उसमें ये बढ़ते चली जा रही है गुर्बत, जिसका मतलब ये है कि हुकूमत की स्कीमें जो हैं वो जमीनी हकीकत के हवाले से इस वक्त काम नहीं कर रही। हम सबकी दुआ है कि ये फ्यूचर में काम करने लगे और मुल्क में शराय गुर्बत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाए, लेकिन अभी ये नहीं हो रहा। अच्छा, मुज़फ़्फ़र असलम साहब, आप भी इकोनॉमिक पॉलिसी के हवाले से मैं सवाल पूछूं। एक तो ये जो ट्रांसफर पेमेंट्स हैं 260 अरब रुपए की, जिसमें लोगों को बेसिकली तौर पर एक तरह से चैरिटी दी जा रही है, क्या ये माशी पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डज इट मेक एनी सेंस? जब तक लोगों को तो जॉब्स चाहिए, क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव काम चाहिए, ये पैसा तो स्किल डेवलपमेंट में लगना चाहिए था, ताकि हुनर होता, लोग अपना काम करते, दुकानें खोलते, कारोबार बढ़ाते। ये लोगों को खैरात देने से कैसे मईशत बेहतर होगी? देखिए, टू बी फेयर, मैं जो हूँ एक चीज पहले आपको क्लियर कर दूं कि डॉक्टर साहब ने थोड़ी सी ज्यादती की है और कोविड के इम्पैक्ट को जो है इसको एडजस्ट नहीं किया, जो पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया में हुआ है। और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में आउट परफॉर्म किया, ना हमारे पब्लिक डेट बढ़े, ना हमारी जो है जीडीपी ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हुई। मैं ये समझता हूँ कि ये इस साल अगर हुकूमत ने पिछले साल यानी कोविड से पहले जितनी जॉब लॉस हुई थी, अगर उसको रिकवर भी कर लिया है तो दिस इज अ ग्लोबल अचीवमेंट, नंबर 1। दूसरी बात, 260 अरब रुपए से आई पर्सनली एग्री विद यू कि आप कब तक जो है लोगों को पैसे देते रहेंगे। इसी तरीके से मैं पेंशन के भी खिलाफ हूँ। पेंशन में जो बंदे का इंतकाल हो जाए उसकी पेंशन वहाँ खत्म हो जानी, बिल्कुल सही है। बाद में उसकी बीवी को मिलती है, फिर उसकी बीवी का इंतकाल होता है तो उसकी 21 साल से छोटी बेटी को मिलती है, फिर उस तरह करके 4 जनरेशन तक जाती है। तो वी नीड टू एड्रेस दिस इशू। अच्छा, मैं थोड़ा सा, आपने ये कर्जे पे बात कर रहे थे, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताऊं कि पिछले 1 साल में स्टेट बैंक ने 2000 अरब रुपए का लिक्विडिटी इम्पैक्ट जो है मार्केट में छोड़ा है, और 2000 अरब रुपए में सिर्फ 470 अरब रुपए लोगों के इंटरेस्ट, जो जब 12-13% था और आज 7% है, सिर्फ उससे बचे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने देखा यहाँ पे बिल्कुल सही बात होगी कि जो 400 अरब रुपए स्टेट बैंक ने सरमाया दिया है, ये जो टर्फ में की मशीनरी लगे, वो उसके सिर्फ 600-800 बेनिफिशियरी है। लेकिन मैं इसको सिर्फ इसलिए हजम करता हूँ एट द मोमेंट कि अगर ये लग जाती है कारखाने तो मुल्क का दरामदी बिलशत कम हो जाए, एक्सपोर्ट बढ़ जाए और एक रोजगार पैदा होना शुरू हो जाए। तो ओवरऑल मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि एक बड़ा, एक लाइटर नोट पे बात करूंगा। किसी ने मुझे कहा था, लेकिन वो जो 5 लाख 20 लाख का कर्जा है वो अगर नौजवानों तक पहुंचेगा, दुकानें खोलेंगे, साइकिल रिपेयर, मोटरसाइकिल, कंप्यूटर रिपेयर, वो हो रहा है कुछ? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। देखिए, उसमें आप ये अगर कहेंगे पूरे पाकिस्तान की जो है ना 10 करोड़ यूथ है, 10 के 10 करोड़ पे दे देंगे, तो नहीं। ये 12 अरब रुपए का फंड है पहले साल में, और दिस विल बी द बिगनिंग। और मैं समझता हूँ दिस विल बी द बिगनिंग। आपने स्टार्ट तो किया कम से कम,
पाकिस्तान में स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। और मुझे बड़ा, मैं मिस कर गया था, फारूक ने बड़ी अच्छी बात बोली कि मॉर्गेज फाइनेंसिंग तो शुरू से थी, लेकिन फोरक्लोजर नहीं था तो उसका फायदा ही नहीं था। तो जब तक आप सिस्टम नहीं क्रिएट करेंगे, आपकी चीजें फॉरवर्ड नहीं करेंगी। लास्ट आप बिल्डिंग, हाँ ठीक, लास्ट कमेंट। मैं पहले आपको क्विकली जरा एहसास का बता दूं, ये एहसास डायरेक्ट लोगों की जेब में आप खैरात नहीं बांट रहे। क्या ये सुन लेना, आप सुन ले जरा। एहसास का जो कैश कफालत प्रोग्राम है, ये उसका वन ऑफ द प्रोग्राम है। 34 प्रोग्राम चल रहे हैं स्टंटिंग ग्रोथ के ऊपर। आपको कितना पैसा दिया, नेफ्टेक को कितना पैसा दिया, इसमें सुन लेना। टेफ्टा जो है वो सूबे के अंडर है, नेफ्टा को एजुकेशन मिनिस्ट्री के जरिए पैसा जाता है, वो अपना अलग से काम कर रहे हैं। इसमें स्किल डेवलपमेंट का तो पैसे दे दो लेना, इसमें स्किल डेवलपमेंट का भी प्रोग्राम है, इसमें यूटिलिटी स्टोर्स का प्रोग्राम आ रहा है जिसका पायलट चल रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स का सारा सिस्टम ऑनलाइन होने जा रहा है। डायरेक्ट जो गरीब आदमी वनरेबल है उसको फूड आइटम्स पे सब्सिडी मिलेगी। जरा सुन लेना, चीजें सामने आ जाएगी ना, जरा सुन लेना। नहीं किया काम। दूसरी बात जरा क्विकली सुन ले। पूरी दुनिया में जो वो अभी मुजम्मिल बात कर रहे थे कोविड के इम्पैक्ट की, पूरी दुनिया में ग्लोबल लोन पता कितना बड़ा है? 13%। पाकिस्तान में कितना बड़ा है? 1.7%। अब डेट टू जीडीपी पाकिस्तान की तारीख है हमेशा ऊपर गया, कभी नीचे नहीं आया। हमारा डेट टू कहते हैं अल्लाह ताला की, एक मिनट, अल्लाह ताला की सुन लेना। अल्लाह ताला की हुक्मरान की नीयत ठीक हो तो अल्लाह ताला की बरकत आती है। दूसरी बात यह है, सुन ले, नहीं निकाला जो सुन ले। आप जो गाड़ी 500 की स्पीड पे चला के गए ना, ब्रेकें फेल करके खाई में गिरने लगी थी, हमने बड़ी मुश्किल से रोकी है। अब उसको ट्रैक पे ऊपर लेकर वक्त मेरा खत्म हो गया। नाज़रीन की डिस्कशन आपने देखी, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। बहुत ही तेज़ो-तुंद डिस्कशन, आपने 4 डिफरेंट पॉइंट्स सुने। फैसला हमेशा की तरह आपका है। फिर आपसे कल मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।